So I'll just brief once. This is a problem you have to solve, okay? And because recording was started late, so that's why I'm just briefing it up. I forgot to start the recording, so not a problem. It's only 5 minutes lecture I've taken, 5-10 minutes lecture. So ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, होमवर्क इसका आंसर मैंने लिखा है और हम लोग रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम आज पढ़ रहे हैं एंड आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट अबाउट डिस्चार्ज। और मैंने सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि डिस्चार्ज क्या होता है। आपने जवाब दिया सर डिस्चार्ज इज एरिया इनटू वेलोसिटी। और एग्जांपल के लिए हमने प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने केस थोड़ा सा और इंप्रूव कर लिया है। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड, वहां पर भी था बट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 30 डिग्री पर है। सो व्हाट टू डू विद दिस केस? इसके दो कंपोनेंट होंगे एक्चुअली। यस सर। एक होगा 10 cos 30, 60 मान लो, और एक होगा 10 sin। यस। अच्छा आप डिस्चार्ज की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे आप लोग? व्हाट विल बी डिस्चार्ज नाउ? माइक चालू है किसी का? 10 cos 30, करेक्ट। Somebody's mics. So the answer will be, sir, velocity area will be 3 meter per second. मतलब Q will be nothing but एरिया वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्योंकि हम सिर्फ यही वेलोसिटी कंसीडर करेंगे 10 cos 30। क्यों? क्योंकि इसी के कारण फ्लूइड बाहर आ रहा है। ये 10 मीटर में से सिर्फ इतना ही पार्ट ऐसा है जिसके कारण फ्लूइड बाहर आ रहा है। बचा हुआ जो 10 sin 30 है इसके कारण फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये एरिया के पैरेलल है। और जब वेलोसिटी एरिया के पैरेलल फ्लो होगी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। दैट्स अ कॉमन सेंस। तो इसलिए 10 मीटर पर सेकंड में से हम वही वाला कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा एरिया के। या तो ऐसा बोल लीजिए, या फिर इसको आप बोलने का एक सही तरीका ये है, देखिए हम आज के बाद से अब एरिया को वेक्टर की तरह डील करेंगे। विल डील एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? देखिए बताओ। आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वो एरिया की डायरेक्शन होगी। ये आउटवर्ड नॉर्मल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आउटवर्ड। इसके हिसाब से मैं डिस्चार्ज लिख सकता हूं। किसका माइक चालू है? स्टूडेंट का माइक चालू है। स्टूडेंट का नहीं, फैकल्टी का ही चालू था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या हो जाएगा मेरा? 3 मीटर पर सेकेंड एन कैप, इस तरीके से दिखाएंगे। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी? वेलोसिटी होगी सर
10 और दोनों के बीच में एंगल, तो ये मेरा एन कैप है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 ऐसे ए, इसको क्या लिख सकते हो, ए बी cos थीटा लिख सकते, cos थीटा लिख सकते। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आपका, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर वी वेक्टर। तो 3a 10 cos 3 into 10 cos 60 would be, so like this we define discharge। इस डेफिनेशन को और इम्प्रूव करते हैं, मतलब अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि डिस्चार्ज होता है हमारा, वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, राइट, ये ध्यान रखिए। अब ए वी मत लिखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिएगा, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम के लिए तो ठीक है, बट थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होगा आगे चल के तो आपको फिर दिक्कत आएगी इसको समझ। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि मेरे हाथ में एक पाइप है, उसमें पानी 10 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा है, सामने आप खड़े हो, आप रेस्ट पर, तो आप पे पानी किस वेलोसिटी से गिरेगा, 10, मतलब आप पे जो डिस्चार्ज आएगा वो एरिया इंटू वेलोसिटी आएगा। बट अगर आप मान लीजिए आप खुद भी आप 10 मीटर पर सेकंड से या 12 मीटर पर सेकंड से इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूव करते हैं, तो क्या आपके ऊपर पानी गिर पाएगा। मैं आपके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से वाटर फेंक रहा हूँ और आप 15 मीटर पर सेकंड से रन कर रहे हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट इस तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द पाइप, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई पानी गिरेगा, डू यू थिंक लाइक दैट, will there be any discharge on you, what do you say about this। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 60 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से मैंने वाटर इंजेक्ट किया है पाइप से, अरे पाइप से खड़े हैं, होली में खेलते हो ना पाइप से, और मैं 10 मीटर पर सेकंड से वाटर बाहर निकल रहा है, और आप लोग जो हैं वो भी 15 मीटर पर सेकंड से दूर भाग रहे हैं, तो आपके ऊपर पानी थोड़ी ना गिर पाएगा, करेक्ट। तो सेम बात वही है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मान लो ये पाइप भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, या मैं उल्टा बोल दूं कि 10 मीटर पर सेकंड से वाटर निकल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और मैं भी पाइप लेके दौड़ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या वाटर बाहर आ पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, नहीं आ पाएगा। तो इधर ऑफ द वे यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव होती है, याद रखें इसको। जैसे कि इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं ऐसे कि मुझे कैलकुलेट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि पूरा पानी आ रहा है यहाँ पर, और एक प्लेट है, 3D में प्लेट रखी है, ना ये इमीडिएट इसके बाहर रखी है। मैंने थोड़ा दूर बनाया बट इमीडिएट बाहर है। It's it's at a very delta x distance and delta x tending to बिल्कुल पार रखा है। ये जो सरफेस बना रहा हूँ मैं यहाँ, अब मैंने इसे मान लीजिए ये रेस्ट पर है, तो इस पर डिस्चार्ज कितना आएगा रेस्ट वाले केस में,
पूरा आएगा सर 30 मीटर के ऊपर से। एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कितना है 3, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। और मान लो सेकंड केस में ये आपका 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाए प्लेट आपकी, तो इस पे कितना डिस्चार्ज आएगा? 10 - 5 5, क्योंकि अब इसके ऊपर वाटर इसी वेलोसिटी से गिरेगा। दिस वुड बी 15 मीटर के ऊपर से। डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इसको ऐसे देख लो, इसको मैं 20 मीटर पर सेकंड कर दूंगा तो क्या पानी गिर पाएगा इसको? नहीं, नहीं गिर पाएगा। And all this 10 meter per second and 5 meter per second are measured from. So this is a much better way of explaining the discharge. कोई डाउट है इसमें? इसे और फर्दर इंप्रूव करते हैं। तो इस बार हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्वायर सेक्शन लेते हैं। और जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लेट्स से इस बार वेलोसिटी अब यहाँ पर, हमेशा तो आपने क्या अज्यूम किया था आपको बता देता हूँ। मैंने अभी इसलिए बात नहीं करी थी क्योंकि मुझे वो पैरामीटर और इंक्लूड नहीं करना था। हमने अज्यूम किया था कि वेलोसिटी हर जगह का ऑप्शन। अब वेलोसिटी को वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ 0 है और सेंटर होना चाहिए। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये मैं इसे if I call it as x, if I call it as y, तो velocity is function of y। x के साथ तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ तो हर जगह वेलोसिटी सेम ही है, यहाँ भी हर जगह वेलोसिटी सेम ही है, बट y के साथ वेरी करें सेंटर पे मैक्सिमम। ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया जाए? ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट डिस्चार्ज फर्स्ट फॉर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। जैसे देखिए ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पर y डिस्टेंस पर, जिसकी थिकनेस हम dx dy मान लेते हैं। और लेट्स से ये विड्थ b मान लो। तो यहाँ से कितना वाटर बाहर निकल रहा होगा? तो डिस्चार्ज, वेरी स्मॉल डिस्चार्ज फ्रॉम हियर विल बी बी डी वाई एरिया। और यहाँ पर मैं किसी भी एक वाई लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर वाई लोकेशन पे वेलोसिटी को v मान सकता हूँ, लेट्स से फॉर।
यहाँ तो हर जगह वी 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 है ना वेलोसिटी। इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो यहाँ everywhere velocity is v. So since everywhere velocity is v, I know the area, I can write the discharge. What will be total discharge? Total discharge will be just integration of this v as a function of y. So the most generalized definition of discharge is v vector dot dl. अगर रिलेटिव टर्म यूज करनी है तो करिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए, आपके ऊपर। यहां पर एक चीज और समझना होगी आपको इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर वेलोसिटी v1 है, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर एरिया a1 है, यहां पर एरिया a2। ये वाला जो एरिया है इसका नॉर्मल ये रहा n1, और इसका नॉर्मल आउटवर्ड लेते मैंने आपको बताया n2। अगर आप दोनों केस में कंपेयर करोगे तो ये इसका नॉर्मल जो है n1 कैप और n2 कैप, दोनों केस में कंपेयर करोगे तो अगर यहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मतलब यहां पर अगर आप a2 v2 निकालो तो वो आएगा a2 v2 cos ऑफ, और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, विच इज माइनस a2 v2। और यहां अगर आप करोगे, एक काम करते हैं, if you do it over here you'll write a1 vector dot v1 like this, और ये हो जाएगा आपका a1 v1 cos ऑफ। यहाँ पे थीटा कितना है दोनों के बीच में, यहाँ पे कोई एंगल नहीं, मतलब a1 प्लस। So what is the importance of this sign minus over here and plus over here? माइनस का मतलब ये होता है कि एग्जिट हो रहा है, एंट्री हो रही है, और प्लस का मतलब ये हो रहा है कि फ्लूइड एग्जिट मार रहा है। हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस ऐसे वॉल्यूम को हम जिस पे हम फोकस करेंगे, दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम। दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल। और इसका जो सरफेस होगा इसको हम कंट्रोल सरफेस करें। मतलब कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो गया, इट्स अ फ्लूइड काइंड ऑफ थिंग, मतलब इट्स अ रीजन जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, उसके अंदर फ्लूइड आ रहा है और फ्लूइड जा रहा है, मास आ रहा है और मास जा रहा है, एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा रही है, मोमेंटम आ रहा है और मोमेंटम जा रहा है। फ्लूइड फ्लूइड आएगा तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, और चूंकि उसके पास वेलोसिटी होगी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, तो उसके पास मोमेंटम अंदर आ रहा है और मोमेंटम बाहर जा रहा है। So we have a control volume, we have a control surface, and that's how it works.
तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन लिखते हो वी आर वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर, ये आपको चेक करना है, ये पूरे कंट्रोल सरफेस पर होगा। मतलब ये कि आप जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपको चेक करना है कि आपके पास कितने कंट्रोल सरफेस है। यहाँ पर तो एक है, कंट्रोल सरफेस तो बहुत पूरा ही है ये, बट कहां पर इनलेट और एग्जिट है, तो ये वन पर इनलेट या टू पर इनलेट है और वन पर एग्जिट है। यहाँ पर आप टू लिख दें और वन लिख दें और फिर इस इंटीग्रल को टू पे सॉल्व करें और इस इंटीग्रल को वन पे सॉल्व करें। एंड दिस इज योर डिस्चार्ज। और अगर आपको मास फ्लो रेट लिखना है तो यहाँ पे आप डेंसिटी को भी मल्टीप्लाई करें, दिस वुड बी योर मास फ्लो। डेंसिटी की एक बार यूनिट देख लीजिए, केजी पर मीटर, velocity is meter per second, and area is meter square. This guys will cancel off kg per second. So mass flow rate will tell you how much kg of fluid is entering per second, or how much kg of fluid is exiting per second. That is the concept of it. So I'll repeat this point that we have a हमारी जो आगे चल के प्रॉब्लम्स आने वाली उसमें कोई भी एक कंटेनर होगा कोई भी एक सिस्टम होगा जिसको हम बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम का नाम दे रहे हैं। उसमें क्या होगा, फ्लूइड अंदर आएगा और फ्लूइड बाहर जाएगा, एनर्जी अंदर आएगी, एनर्जी बाहर जाएगी, मोमेंटम अंदर आएगा, मोमेंटम बाहर जाएगा। उसके सरफेस को हम कंट्रोल सरफेस कहेंगे और पूरे अंदर के रीजन को हम कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। जैसे बलून है आपका, बलून 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 देखे होंगे आपने, बर्थडे बलून्स। तो उसकी जो स्किन है उसकी बलून की, इट इज द कंट्रोल सरफेस। और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं बलून के ऊपर, तो उसके अंदर की जो पूरी एयर है, दैट एंटायर रीजन इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम। अब बलून की बात करें तो वहां पर एंट्री और एग्जिट के सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो वहां पे दो पॉइंट नहीं आएंगे, वहां पर एक सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट। वहां पे इनफैक्ट एंट्री भी वहीं से होगी और एग्जिट भी वहीं से होगी, लाइक दैट। तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस तरह से एनालाइज करेंगे उस चीज। और अभी जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो थिंग्स वुड बी मोर क्लियर। तो मैंने डिस्चार्ज को a इंटू वी से स्टार्ट किया था और मैं इसे यहां तक लेकर आ गया मास फ्लो रेट तक। एंड दिस इज द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ मास फ्लो रेट। So this first point we need to remember over here. Second is just a moment. Just give me a moment.
So that is about discharge. The next important concept I'll be teaching you over here is that which you might have already studied in your 11th class, but we'll just briefly revise it, not a very big thing. The second concept is intensive and extensive properties. Now, what are intensive and extensive properties? Let us understand. Extensive properties क्या होती है और intensive properties क्या होती है? Let us write them. In extensive properties, I'll simply write properties which depends on extent of system. And what are intensive properties? Properties which are independent of extent of एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर properties which depends on extent of a system. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम देख लीजिए, ये रूम है। अगर रूम को आधा कर दोगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा एक्सटेंट होगा रूम की, जितनी जितनी बड़ी बाउंड्रीज होगी उतना बड़ा प्रॉपर्टी। जैसे कि इधर समझे अगर आप, यहां पर अगर मैं सिस्टम को बड़ा भी कर दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर रूम को आधा कर दूंगा तो भी टेम्परेचर, यहाँ अगर मान लो रूम का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री था तो अभी भी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री ही रहेगा, आधा नहीं हो जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको 1/4 चार डिवाइड में पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो भी 30 डिग्री लाइक दैट। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंट पे डिपेंड क्या करता है? जैसे कि मास, यहां पर आप देखो, मैं सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो उसका मास आधा आधा हो जाएगा। तो मास एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। मैं अगर किसी बॉडी को के मास को आधा करता हूं, ठीक है, तो सिमिलरली अगर मास आधा हो जाएगा तो एक एग्जांपल हम लेते हैं मोमेंटम। जैसे पार्टिकल है, इसका मास m है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मोमेंटम अभी मान लीजिए ये 2 kg है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम हाफ कर देते, हाफ, तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा, नया मास 1 kg, और वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम हो जाएगा इसका 10 kg मीटर पर
So this is a way how you can define intensive and extensive property. तो यहाँ पर हमें बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ डील करना है इन दिस चैप्टर, इन दिस थ्योरम, इसलिए मैंने आपको पहले से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बता दी। चलिए, so let us its derivation is not required, but let us write down the theorem, what the theorem says. Theorem states that dn by dt of a system is equals to dn by dt of a control volume plus integration of rho n v vector dot da vector। तो देख के एकदम से आपको थोड़ा लगेगा कि बहुत हेवी इक्वेशन है, बट इसको धीरे धीरे अगर आप समझना चालू करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज समझना है। ये देख के टर्म आपको पहचानी पहचानी लग रही होगी, मास फ्लो रेट है ये सर, ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज दिस, यू डोंट नो दिस। चलिए समझते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि इसको मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहां पर और बता देता हूं आपको कि व्हाट इज द rate of change of momentum of a particle। सर फोर्स। बट ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है, या फिर पार्टिकल को हम सिस्टम भी बोलते हैं। बट हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि एक कंट्रोल वॉल्यूम है जिसके अंदर फ्लूइड कंटिन्यूसली आ रहा है और कंटिन्यूसली फ्लूइड जा रहा है। देयर इज अ कंटिन्यूअस इनलेट एंड देयर इज कंटिन्यूअस और मे बी मल्टीपल इनलेट्स एंड मल्टीपल आउटलेट्स। तो यहां पर मैं ये दोनों लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। कैसे लिखूंगा, पार्टिकल क्या है यहाँ पर, मुझे सिंगल पार्टिकल के चेंज से कोई फर्क तो ना पड़ेगा। ये पार्टिकल एंट्री लिया, अब ये पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख के पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ जाएगा। मुझे इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर फोर्स चाहिए कि जब फ्लूइड अंदर आ रहा है और फ्लूइड बाहर जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर लाइक दैट मुझे वो निकालना है। तो हमें लॉस को, जो लॉस आपके सिस्टम में थे, मतलब सिस्टम अप्रोच में थे, उसे हमें कौन सी अप्रोच में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में कन्वर्ट करना है। एंड व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट system approach into control volume approach, we use Reynolds transport theory। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। This is just an example that whenever there is an entry to of the fluid and the exit of the fluid in a control volume, let's say for example you take a container, कंटेनर में फ्लूइड अंदर आया, या फिर एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, कर्व्ड वेन लीजिए, कर्व्ड वेन है, यहां पर लेट्स से फ्लूइड एंट्री लिया और फ्लूइड एंट्री लिया लाइक दिस और फ्लूइड एग्जिट मार देगा लाइक दिस। तो अगर आप इस रीजन को फोकस करेंगे, इस रीजन में कुछ फ्लूइड ने एंट्री ली है ऐसे और एग्जिट लिया है ऐसे, तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ है।
कैसे चेंज हुआ है इसका मोमेंटम? क्योंकि पहले डायरेक्शन ऐसी थी और अब डायरेक्शन ऐसी है, तो डेफिनेटली द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड हैज बीन चेंज्ड। अब चूंकि मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड हैज बीन चेंज्ड, हु इज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग दैट? प्लेट, कर्व्ड प्लेट। अब कर्व प्लेट ने फ्लूइड का मोमेंटम अगर चेंज किया है, तो मोमेंटम चेंज करने के लिए कर्व्ड प्लेट ने फ्लूइड के ऊपर क्या लगाया होगा? मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स लगाया होगा। तो कर्व्ड प्लेट ने फ्लूइड के ऊपर उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स लगाया होगा। करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट। तो अगर थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वाई कंपोनेंट में चेंजेस नहीं हुआ है, इसके जो कंपोनेंट में चेंजेस हुए हैं एक्स कंपोनेंट में चेंजेस। मतलब पहले फ्लूइड ऐसा आ रहा था, अब फ्लूइड ऐसा जा रहा है। वाई में तो वही कंपोनेंट है, तो ऐसा आ रहा है और ऐसा जा रहा है। जब बॉल आती है ऐसे, तो आप उस पर फोर्स ऐसे मारते हो, तब वो ऐसे आकर ऐसे चली जाती है वापस। तो एंट्री ऐसी हुई और एग्जिट ऐसी हुई। So the point I'm trying to explain you over here is that there is an entry of the fluid in the region and there is an exit of the fluid in the region, and the entry and exit velocities are different. Therefore, momentum is changing. और मोमेंटम को चेंज करने के लिए जब बॉडी फ्लूइड ऐसे आया और ऐसा चला गया, तो डेफिनेटली कर्व्ड वेन जो है आपकी यहाँ पर, इस वेन ने कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया ही होगा, डेफिनेटली लगाया होगा। इसके ऊपर, इस फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू। तो वेन ने फ्लूइड पे फोर्स लगाया होगा, तो फ्लूइड ने भी वेन पे फोर्स लगाया होगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। और यहाँ पर मैं F इक्वल टू डीपी बाई डी टी ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम यूज नहीं कर सकता। दैट इज द, क्या यूज करूंगा मैं, कौन सा पार्टिकल लूं? क्योंकि मुझे तो पूरे रीजन पे फोर्स निकालना है, और उस रीजन के अंदर फ्लूइड एंट्री ले रहा है और फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। तो आई वांट टू डेवलप अ इक्वेशन where I can use my earlier laws, which is the system approach laws, जहां पर हम एक पार्टिकल के ऊपर फोकस करते थे, और उसे मुझे कन्वर्ट करना है कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, and that transformation, yeah, is done by Reynolds transport theorem. तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल के लिख देता हूँ। So right over here, need of Reynolds transport theorem, और इनफैक्ट इसे मैं पहले ले लेता हूँ, इसे हम फिर मैं थ्योरम लेता हूँ। अब यूज करके दिखाऊंगा तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे थे सर आप। दिस इज द थ्योरम। ये पूरा सिस्टम है और ये पूरा कंट्रोल, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो थिंग्स वुड बी मोर क्लियर ना। एन क्या है? एन इज एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो dn by dt इज rate of change of any extensive property in a system। सिस्टम बोले तो एक क्लोज एंटिटी, पार्टिकल, ब्लॉक, जिसमें कोई मास नहीं आता, कोई मास नहीं जाता, दैट इज सिस्टम। मैकेनिकल इंजीनियर थर्मोडायनामिक्स में से क्लोज सिस्टम। व्हाट इज दिस? दिस इज rate of
change of extensive property within control. What is this? ये तो देखो, ये तो मास फ्लो रेट है। ये स्मॉल एन क्या है? कैपिटल एन और स्मॉल एन में लिख देता हूँ। कैपिटल एन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनी एक्सटेंसिव like energy, mass, momentum, and small n is extensive property per unit mass. So this is what extensive property per unit mass. देखो, प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय रो ए वी, मास फ्लो रेट, मास पर साइन सेकेंड। तो मास से मास गया, तो दिस इज एक्चुअली योर्स प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम। प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम मतलब कि दिस डिफाइंस फ्लो ऑफ, फ्लो रेट ऑफ, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट फ्लो रेट ऑफ प्रॉपर्टी अक्रॉस कंट्रोल सर्फेस। स्टेप बाय स्टेप थिंग वुड बी मोर क्लियर जब मैं एग्जांपल लूंगा तब। अब एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करता चला जाऊंगा। सबसे पहले आई सिलेक्ट मास, मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इमीडिएटली n1 हो जाएगा। तो बहुत सारी क्लैरिटी तो आपको इसी मास के एग्जांपल से यहाँ पर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल dn बाय dt ऑफ अ सिस्टम, तो dn बाय dt ऑफ अ सिस्टम क्या होगा? dm बाय dt सिस्टम इसी का कैपिटल एन की जगह m लिख रहा हूँ, फिर यहाँ n की जगह dm आ जाएगा वापस से, प्लस इंटीग्रेशन। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम? सिस्टम बोले तो एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एंटिटी जिसमें कोई मास ना तो आ रहा है ना जा रहा है। तो हम जानते हैं कि पार्टिकल या फिर ब्लॉक, इनके मास कभी चेंज नहीं होते। फॉर दैट रीजन ये मैंने अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन डेराइव करी थी, तब भी लिया था, और ये भी मैं अभी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन ही डेराइव कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, पर डिफरेंस वो डिफरेंशियल फॉर्म में थी, इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगी। व्हाट इज dm by dt ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम? मतलब मास फ्लो रेट चेंज इनसाइड अ कंट्रोल क्या होगा? मास को लिख सकता हूं मैं रो dv, तो दिस इज dm। इसे सॉल्व कर लें आप, कंट्रोल वॉल्यूम पर है, ये वॉल्यूम है यहाँ पे, तो ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, ये भी है तो यहाँ पर आप डबल इंटीग्रल लगा कंट्रोल सरफेस रो v वेक्टर डॉट। दिस इज एक्चुअली योर मास फ्लो रेट। जैसे पता है नेट फ्लो रेट ऑफ प्रॉपर्टी, नेट फ्लो रेट ऑफ प्रॉपर्टी, तो दिस इज आउट माइनस इन। सर आउट माइनस इन क्यों बोल रहे हो आप? आउट माइनस इन इसलिए कह रहा हूं मैं, ये भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, आ गया
ये जो इंटीग्रल है ये दोनों का ध्यान रखता है। डॉट प्रोडक्ट 1 पे खोलोगे तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव आएगी, 2 पे खोलोगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगी। इनलेट एग्जिट दोनों आएगा यहाँ पर। एग्जिट के साथ आपका एंट्री के साथ माइनस था, तो इसलिए इन के साथ माइनस लगा दिया। तो ये बेसिकली मास फ्लो रेट आउट माइनस मास फ्लो रेट इन बता रहा है, और ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो ये कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम चलो कुछ मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ जो आपको समझ। एक टैंक है, यहां से मान लीजिए 10 kg पर सेकंड से एंट्री हो, और यहाँ पर 5 kg पर सेकंड से एग्जिट हो। तो जरा फॉर्मूला यूज करो। ये है आपका कंट्रोल वॉल्यूम, कौन सा, ये येलो वाला। तो येलो रीजियन इज योर कंट्रोल वॉल्यूम। तो हो क्या रहा है, व्हाट इज मास फ्लो रेट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वेशन का, जीरो इक्वल। मुझे पता करना है इसके अंदर मास चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। लेट्स से दिस क्वांटिटी इज x डॉट प्लस व्हाट इज आउट 5, व्हाट इज इन x डॉट इक्वल टू 5 kg। मतलब इसके अंदर 5 kg पर सेकेंड से मास इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन कंट्रोल। तो ये सिंपल सी बात है कि 10 kg पर सेकेंड से आया, 5 kg पर सेकेंड से गया। तो कॉमन सेंस है यार, अगर 10 kg आ रहा है हर सेकेंड और 5 kg जा रहा है, तो बचा हुआ 5 kg कहाँ जा रहा है, बचा हुआ 5 kg सिस्टम के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर स्टोर होगा। वही तो आया। तो इक्वेशन देखने में बड़ी डिफिकल्ट है वो, बट धीरे धीरे जब आप उसको यूज करते हो तो आपको समझ में आ जाता है यार, दिस इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। अच्छा, so that's what we have to make and take use of over here. That's the concept. अब उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तीन एग्जांपल सॉल्व करूंगा मैं, एक दो तीन, स्टेप बाय स्टेप विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। Let us say that this is height h, which is constant, और फ्लूइड एंट्री ले रहा है यहाँ से कंटिन्यूसली। फ्लूइड पहले एंट्री लेगा तो पहले तो लेवल इंक्रीज होगा, पहले तो भराएगी बाल्टी, थोड़ा बाहर निकलेगा, ये भरा गई भरा गई भरा गई। That's how it is. यहाँ पर अगर आप देखोगे अब, ये एच कांस्टेंट है और हो क्या रहा है,
it is given that the velocity over here is v1 and over here is v2. This area is a2 and area is a2. We have to determine relationship between, और डेंसिटी यहाँ पर ρ1 है, हर जगह ρ1 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 ρ1, यहाँ पे हर जगह ρ2 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 ρ2. So we have to determine basically value of or the relationship between ρ1 v1 a1 and ρ2 v2. Most of you know that it's ρ1 a1 v1 equal to ρ2 a2 v2, but still we'll be using this equation to solve it. क्योंकि इस सिंपल प्रॉब्लम को डिफिकल्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे तो समझ में आता है. So the very first term would be, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है मेरे इसमें, मैं इसलिए वीडियो कुछ देर के लिए बंद करूँ. So let's check over here. This is 0 equal to rate of change of mass within control volume. देखिए हाइट चेंज नहीं हो रही. अगर ये हाइट चेंज नहीं हो रही है बेसिकली तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ना तो फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो रहा है, मतलब मास कांस्टेंट है. मैं आपको कंट्रोल, सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करूंगा. दिस इज योर कंट्रोल राइट. तो यहाँ पे ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे ρ1, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 0. Rate of, there is no change of mass within control volume, means whatever is entering is exiting. So we call such problems a steady state problem. Why I am using the term steady state? The simple reason is that the state of this volume or control volume is not changing. So that's why यहाँ पर देखो ये term dt है. तो अगर ये term आपकी unsteadiness के कारण होगी, this term will always exist because of unsteadiness. Next. What about this? अब सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो कंट्रोल सरफेसेस मार्क कर ले. कंट्रोल सरफेस तो पूरा ही है सर, इसमें वो इनलेट्स और एग्जिट्स मार्क कर ले. तो ये आपका एक तो इनलेट हो गया, इसको लेट से 1 नाम दे दें, और ये आपका एग्जिट हो गया, इसको लेट से 2 नाम दे दें. और यहाँ पे मार्क कर दें कि आपको इसको 2 बार सॉल्व करना है 1 और 2 के लिए.
पूरे कंट्रोल सरफेस पे सॉल्व करना है आपको इसको डीए पे, बट पूरे कंट्रोल सरफेस में से सिर्फ दो ही इनलेट एग्जिट है, इसलिए एक के लिए फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लीजिए और सेकंड के लिए सॉल्व कर लीजिए लाइक दिस। चलिए फर्स्ट के लिए सॉल्व कर, फर्स्ट के लिए सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देख लो, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ओपन कर। डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा वेलोसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, आउट नॉर्मल आउटवर्ड, और वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ है, मतलब एंगल जो है वो 180 डिग्री है, मतलब माइनस आएगा। तो सबसे पहले तो एक माइनस साइन। अब यहां पर आप देखो तो v यूनिफॉर्म है और डेंसिटी भी यूनिफॉर्म इस सेक्शन पर, ये असम्पशन है हमारा। तो रो तो बाहर आ ही जाएगा और v भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एरिया हो जाएगा 1 1। तो ये माइनस रो वन a1 v1 आ गया। ये माइनस साइन इसलिए आया है, दिस माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज इनलेट। या तो आउट माइनस इन लिख लीजिए, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑटोमेटिकली आएगा प्लस। प्लस अगर आप यहाँ पे देखें, वापस से ये वन पे तो हो गया, अब टू पे करते हैं। टू पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो वेलोसिटी और एरिया के बीच में एंगल जीरो है, तो प्लस आ जाएगा, और ये रो वीडी आ जाएगा। तो हो गया डॉट प्रोडक्ट ओपन होने पर। अब डेंसिटी कांस्टेंट है कितनी है, यू रो टू, तो बाहर आ जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी टू आ जाएगी। कहां पर, यहाँ पर वेलोसिटी। यहाँ वेरिएशन से मतलब नहीं है, हम तो इंटीग्रेट यहाँ कर रहे हैं। और डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, डीए का इंटीग्रेशन होगा ए टू। तो ये रिलेशनशिप आ गया आपका रो वन ए वन वी वन। यहाँ पे याद रखे दो बहुत बड़े assumption लिए हैं आपने। वो assumptions लिए हैं कि डेंसिटी एंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म या आर यूनिफॉर्म एट एंट्री एंड एग्जिट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सेकंड पर आप देखोगे तो यहाँ पर डेंसिटी हमेशा एक जैसी, हमेशा रो वन रो वन रो वन रो वन रो वन, यहाँ पे भी हमेशा रो टू रो टू रो टू। तो जो भी चेंज आया है डेंसिटी में वो यहाँ से मूव करने के बाद, ठीक है। तो दिस इज लाइक दी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में मैं वेरिएशन लेके चलता हूँ। इसी का कॉपी कर लेते हैं, हम काम करते हैं। सेकंड वन और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़े चेंजेस हैं। चेंजेस ये हैं जी, फ्लूइड यहाँ पर एंट्री ले रहा है इधर से भी और इधर से भी। डेंसिटी रो टू है, v2 is the velocity at the entry which is uniform।
ये एंट्री है, ये एग्जिट। अब तो ये दोनों एंट्री होगी, पहले एंट्री एग्जिट थी, अब तो दोनों एंट्री होगी। तो ऑब्वियसली बात है यार, दोनों तरफ से पानी आ रहा है, तो एच जो होगा आपका वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। अब जब एच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, लेट्स से दिस section has an area, constant area A. This container has an area A. So we have to determine this H at any instant. यहाँ एक काम करें, आप ये निकाल लें, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप एच डॉट टी निकाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, किस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, ये आप निकाल, पर सेकंड क्या इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट यू कैन अदरवाइज। So let's solve this. You will use the same theorem again. ऑब्वियसली वन और टू पे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो हमें ये टर्म यूज सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल इंटीग्रल है, डीवी को क्या लिख सकता हूँ मैं, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखो हर सेकंड वॉल्यूम चेंज होगा, हाँ होगा। कंट्रोल वॉल्यूम आपका यहाँ पर लेंथ, कंट्रोल वॉल्यूम में तो खुलेगा यार, कम होगा, वट एवर इट इज। मतलब इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आप हवा भर रहे हैं बलून के अंदर, तो बलून की जो स्किन है वो फैलेगी ना सीधे, धीरे धीरे। वैसे ये डिफॉर्मेबल काइंड ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम आता है। पिछले प्रॉब्लम में इट वाज नॉट डिफॉर्मेबल, इट वाज हियर डिफॉर्मेबल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो है, ये डी बाई डी टी है। मैं वॉल्यूम चेंज इन, मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट, और डीवी को लिख सकता हूँ मैं, एरिया तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, एरिया तो बाहर ले लेते हैं, ताकि ट्रिपल इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में कर, तो रो ए डी एच। And one more thing you can assume over here is that density is constant throughout. मतलब रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू, let's say water is the fluid, water is entering. चलिए, तो अब इसे आगे बढ़ा, पहले वन के लिए सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली वन के लिए सॉल्व करोगे तो रो वन ए वन बी वन आ जाएगा, एंट्री है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी एंट्री है तो रो टू ए टू, रो वन ए वन बी वन प्लस रो टू ए टू बी टू इक्वल रो ए। देखो रो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, टाइम के साथ दोनों चीजें चेंज नहीं होगी, ना कंटेनर का एरिया चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रही है। तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच एच हो जाएगा, और ये फिर डी एच बाय,
and this is nothing but your H dot. H dot आ जाएगा आपका A1 V1 plus A2 V2 upon density rho 1 rho 2 is a very cancel. The rate of change आ गया. इसकी यूनिट्स देख लो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रही है मीटर पर सेकंड ही आ रही है तो यही तो हो गया पर सेकंड कितना हाइट इंक्रीज हो रहा है दिस इज इंक्रीज इन level of okay this is the second case just a minute I'll be back okay then आप इसे रिवाइज करिए all right so next theorem will be for force and momentum so next intensive property we'll be utilizing is for second extensive property will be moment. So momentum per unit mass will be equal to V. So what was the equation we have? So we have the equation of Reynolds transport theorem. Let us invoke Reynolds transport theorem. This is the Reynolds transport
और इनफैक्ट हमने इसे और फर्दर डिटेल्ड फॉर्म में लिखा था। चलिए इसे आगे बढ़ो। So this is nothing but momentum vector, P vector. So what is rate of change of momentum of a system? Equal to, ये तो हमें पता है फोर्स है, हमें यहाँ पर देखना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, dn को कैसे लिख सकते हो आप? dm इंटू वी, वेलोसिटी। और dm को लिख सकते हैं हम रो dv। यहाँ पे n वेक्टर है आपका, हाँ, दिस विल बी रो dv वेक्टर। इसको सॉल्व करें तो ये तो dn आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो मतलब इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो n आ जाएगा, एंड देन विल डिफरेंशिएट इट बाय प्लस कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो n is v vector, so we have v vector rho v vector dot। आपकी क्लास है 9:30 पर। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है इसकी प्रणय? रिकॉर्डिंग देख पाते हो? कल की नहीं मिली, और पहले की, इससे पहले की? हाँ, मिली थी, करेक्ट। तो कल की और आज की दोनों की रिकॉर्डिंग आपको मैं बात सर से बात हो गई थी मेरी सुबह मॉर्निंग में, आपके जो कोऑर्डिनेटर सर हैं, ठीक है, वो अवेलेबल करा देंगे। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, राइट? तो सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन है, मतलब आपका एप्टीट्यूड क्लास है, तो आप चाहें तो वो अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ अभी, हाफ एन आवर जो मेरे पास है, क्योंकि टाइम की थोड़ी इश्यू है आपके मेरे साथ थोड़ा सा। तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा और देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और आपको जो भी डाउट हो बेझिझक नेक्स्ट वीकेंड जब हमारी क्लास हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा जरूर और पूछिएगा जरूर, ठीक है? तो ये हमारी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हो गई लीनियर मोमेंटम। नाउ चलिए सर, ठीक है, ये तो हम समझ गए, इसको यूज कैसे करना है, ऐसा क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें हम ध्यान से समझ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज और हम इम्प्रूव कर लें कि ये रिलेटिव था, और दूसरी बात ये वेक्टर इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर आपको साइन का बड़ा ध्यान रखना है लिखते टाइम। क्यों? क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन है। एफ वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम रो डी वी वी वेक्टर प्लस, यदि में कंट्रोल सरफेस है, पूरा एरिया है, तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन आएगा कंट्रोल सरफेस वी वेक्टर डॉट यहाँ आएगा रिलेटिव, दिस इज मास फ्लो।
तो ये टर्म्स लिखी क्या है, देखिए समझते हैं। यहाँ है रेट और ये मोमेंटम, ए वेलोसिटी। बेसिकली दिस टर्म इज नथिंग बट मोमेंटम पर यूनिट मास, and this term is nothing but kg per second, मतलब वही मोमेंटम पर सेकेंड, मतलब दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ मोमेंटम। तो ये टर्म आपको बताएगी मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम इन या रेट ऑफ मोमेंटम आउट माइनस रेट ऑफ मोमेंटम। और अगर स्टेडी स्टेट है तो दिस टर्म विल बी जीरो, ये वाली टर्म जीरो। तो स्टेडी स्टेट के केस में दिस टर्म विल बी जीरो। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा resultant force is equals to rate of momentum out minus rate of momentum in। एंड ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होगा। तो ये फॉर्मूला तब डिराइव होता है जब आप ये अज्यूम करें कि ये स्टेडी स्टेट है। और मैंने आपको मोमेंटम आउट और मोमेंटम इन लिखने का एक बहुत ही डिटेल तरीका बता दिया। आप चाहे कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाए, आप रेट ऑफ मोमेंटम आउट, रेट ऑफ मोमेंटम इन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं वेक्टर्स के साथ। वेक्टर्स के साथ लिखोगे तो डायरेक्शन में दिक्कत नहीं है। अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, उसकी मदद से हम इस चीज को समझें। So let's take an example. एक प्लेट है, like, so let me highlight this plate. Now fluid is entering like this and is getting split into two parts. And whatever this is occurring in a horizontal plane. Horizontal plane से मतलब क्या हुआ? I'll show you that. कि let's say for example, this is the प्लेट ऐसे रखा है और ये जो पानी है ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्रॉब्लम ऐसे प्लेन पे सॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पानी यूं आया और यूं चला, वो यूं आया और स्प्लिट जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। चलिए अभी देख, इंटरनेट चालू ही रहने देता हूँ मैं। इंटरनेट क्या, सॉरी, दिस, हाँ, मेरा वीडियो चालू रहने देता हूँ क्योंकि अभी इतना फ्लक्चुएशन नहीं है। लेट्स सी फिर बाद में होता है। So what we'll do is I'll define some geometric parameters over here. Let's say this angle with the vertical made by this line, which line? This line. Lines को मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ,
over exaggerated. So this angle actually is theta. और ये पानी आया इस तरह से स्प्लिट हो गया सेम प्लेट हॉरिजॉन्टल. And for first analysis, this plate is fixed. ये प्लेट फिक्स. तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है इसके ऊपर. What is the force acting on this plate in normal and tangential direction? Normal direction कौन सी होगी? This is the normal direction. So if I take this copy of this diagram once, it will be better for me. This is like the better. तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, ये प्लेट तो फिक्स है एंड दिस इज माय नॉर्मल डायरेक्शन और मुझे प्लेट पे लगने वाला फोर्स निकालना. So let's say this is my normal direction. And let's say this is my tangential direction. Tangent to the plate, normal to the plate. Like this. So this is my coordinate system. अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में? आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है आपको कि प्लेट जो है वो फ्रिक्शनलेस है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा गिवन टू यू. प्लेट इज फ्रिक्शनलेस. प्लेट फ्रिक्शनलेस है, डेंसिटी कांस्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडी फ्लो है और वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म. वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना. और ये हमारा फ्लूइड है. फ्लूइड को मैं ड्रॉ कर देता हूं अलग से. ठीक है. तो ये दोनों का मैंने एक्सप्लोर कर दिया अलग अलग ताकि मैं इनके बीच के फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बना पाऊं. दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली. कंट्रोल वॉल्यूम पे इनलेट एग्जिट बना लेते हैं. दिस इज इनलेट 1, एग्जिट 2, एग्जिट. सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एग्जिट 2, एग्जिट 3. So this is, let's say, velocity v1 over here, velocity v2 over here, velocity v3 over here. और फोर्स अगर हम देखें तो एक नेचुरल फीलिंग आती है कि प्लेट ने पानी के ऊपर पानी ने प्लेट के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया होगा. इस पे भी फोर्स ऐसे ही लगा होगा. Actually, this is my tangential direction and this is my normal. I'll just use scale because the direction.
This is normal and this is tangential. So the force will be like this, normal to the control volume. This is again we know that this and this. This is your force on control volume in normal direction. टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस? ना प्लेट पर होगा ना इस पे होगा. क्यों नहीं होगा? जस्ट अपोजिट रिएक्शन ही आता है. एफ टी है आपका. मैं कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ. तो ये एफ टी है, सॉरी नॉर्मल है एफ एन, और ये एफ टी जस्ट अपोजिट है. क्योंकि प्लेट आपकी फ्रिक्शनलेस, तो टेंजेंशियल फोर्स जो तो होता है वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्सेस है. मतलब प्लेट कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी फ्लूइड को फ्लो. फ्लूइड कैन इजीली फ्लो. देयर वोंट बी एनी रेजिस्टेंस, देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन फोर्स. So what we have to calculate is we have to calculate the tangential forces and the normal forces. This is the normal force. So let's do the math now. Let's do the equation and solve it. तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक सिंपल रिलेशनशिप लिख सकता हूँ कि water is entering over here. So A1 V1 and exiting to A2 V2 plus A3. That is first equation we can write, and this is nothing but our mass conservation. ये आप रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से लिख सकते हो बड़ी आसानी से. A1 V1 equal to A2 V2. डेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए रो इंट्रोड्यूस नहीं किया. A1 V1 equal to A2 V2 plus A3. चलिए आगे बढ़ते हैं. The another way of writing is कि Q1 is equals to Q2 plus what we have to determine is the forces of जाएगा और यहाँ पे कितना डिस्चार्ज जाएगा. मतलब QT upon Q3 is also we have to determine, and force of normal is also we have to determine. So now the problem is completely defined with the what we have to determine, and now I am starting to solve the problem. इसलिए मैंने ऐसे Q1 equal to Q2 plus Q3 के फॉर्म में लिख लिया है सबसे पहले. This is my first equation from Reynolds transport theorem, mass conservation. The next would be from the momentum side. चलिए let's write the momentum side equation. So we know that tangential force. So let's use this one. But what I'll do is I'll write first over here, then I'll paste it over there. तो सबसे पहले तो हम टेंजेंशियल फोर्स के साथ लिख लेते हैं जो कि वैल्यू 0 है. ठीक है. इक्वेशन लिखते टाइम हमेशा पॉजिटिव डिफाइन करें क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है. तो मैं इसे पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ. ठीक है. चलिए स्टडी स्टेट है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी आपकी. ओके सर फाइन. 0 equal to 0 plus. What about this? This is nothing but momentum out minus momentum. So what is momentum out? सर यहाँ से बाहर निकल रहा है आउट और यहाँ से.
तो मोमेंटम आउट हो जाएगा आपका एम डॉट मतलब रो Q2 V2 प्लस रो Q1 V1 और एंट्री कितने पे हो रही है आपकी? एंट्री हो रही है सर, एंट्री है तो माइनस आ जाए, बट आपको इसी डायरेक्शन में लिखना है, तो आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमारी डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, राइट? अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको गलती बताता हूँ कि बच्चा क्या करता है, मैं इसको इसलिए गलत सॉल्व कर रहा हूँ पहले तो। इसको पहले रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ये V1 है, गलतियां जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। ये थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। दिस इज V1 cos थीटा एंड दिस इज V1 sin। अरे बीच, बीच वाला। तो हियर इट इज V1 sin थीटा वेलोसिटी and rho Q. Okay, this is 2 and this is 3. I'm sorry. So here we'll have V1 sin theta rho Q. तो ये एंट्री हो गई, एग्जिट। अब आप जब इस तरह से m.v2 लिखते हो ना, तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? देखिए, आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखो, दो प्लस साइन का ध्यान रखना है। एक तो डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तब आपको पता है कि एग्जिट अगर हो रही है तो प्लस आएगा, तो ये दोनों तो हमने सही लगा, ये दोनों तो सही लगा। बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों तो खत्म हो गए डॉट प्रोडक्ट बनकर, ये तो स्क्वायर बनाएंगे, बट ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन देनी है आपको। तो V2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, आप ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो, तो ये V2 पॉजिटिव आ जाएगा, बट V3 नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है, तो हियर यू हैव टू राइट माइनस V3। ये गलती ना होना। अच्छा, ये गलती करता और इसे समझ नहीं पाता। फिर ये माइनस क्यों आया? ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये एंट्री है, एंट्री के साथ माइनस आता है, डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो 180 डिग्री। और ये V1 के साथ क्या आएगा? V1 के साथ पॉजिटिव, V1 साइन थीटा पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, दैट्स इट। तो यू विल हैव दिस विथ यू, रो 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 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा Q2 V2 प्लस Q3, नहीं, Q2 V2 माइनस Q3 V3 माइनस Q1 V1 साइन थीटा। अभी मैं आपको बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है, बट इसमें बर्नौलीज का एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू बर्नौलीज, तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। वैसे आपको पता है बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, बचपन में पढ़ चुके हो आप लोग। मगर इन दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, 1 और 2 के बीच में, सो यू कैन सी दैट प्रेशर एटमॉस्फेयर है दोनों पर। प्रेशर एटमॉस्फेयर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है। दोनों की मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने इसलिए अज्यूम किया था ताकि हम अज्यूम कर सकें V1 इज इक्वल टू V, है ना? मैंने लॉसेस नेग्लेक्ट कर दी। तो ये मैंने आपको यहाँ लगा के दिखा दी है, इसको मैं आप थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ। यहाँ लिख दिया मैंने। तो V1 इक्वल टू V2 बर्नौलीज इक्वेशन से होगा। फ्रॉम हियर V1 इज इक्वल टू, सिमिलरली V1 इक्वल टू V3,
तो हम लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे क्योंकि लॉसेस नेगलेक्ट करे हैं, बट हमारे प्रॉब्लम में हम इसे इक्वल टू v अज्यूम कर सकते हैं। So you can see that v will also cancel off, and the relationship will be q2 equal to q3 plus q1 sin। और एक रिलेशन और है आपके पास q1 equal to q2 plus q3। So let's solve them and get the answer. So you have q1 sin theta equal to q2 minus q3, and from 1 you have, from 1 we have q1 equal to q2 plus, हमें दोनों का रेशियो निकालना है, so let's do the division part. So sin theta equal to q2 minus q3 upon q2 plus q3। लेट्स से इनका रेशियो k निकालना है, तो sin थीटा इक्वल टू, मैं पूरी इक्वेशन को q3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो q2 by q3 k minus 1 upon q2 by q3 is k plus 2। So from here you can solve for k, that's a very simple thing, फिर रेशियो आ जाएगा, इस रेशियो में डिस्चार्ज डिवाइड होंगे 2 और 3 के। This is how you have to solve a problem using Reynolds transport theorem for the force analysis. So what I'll do is I'll just paste it over. Next is the नॉर्मल फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, कितना होगा, तो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अगेन विल यूज द सेम थ्योरम फॉर द नॉर्मल का पार्ट आल्सो। हमेशा डायग्राम सामने होना चाहिए। सो अब नॉर्मल लिख रहे हैं तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव बना के लिखें, इसे पॉजिटिव बना लें, व्हाटएवर व्हिचएवर वे यू लाइक, यू कैन कॉल देम एज अ पॉजिटिव नॉर्मल इक्वल। स्टडी स्टेट है तो जीरो का पहला टर्म, अब लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही दो आपके कंट्रोल सर्फेसेस होंगे, एक तो टू, इनफैक्ट तीन होंगे, एंट्री वाला एक और एग्जिट वाले दो। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एग्जिट पूरी की पूरी टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल है तो नॉर्मल कम डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों तो जीरो आ जाएंगे इंटीग्रेशन में। वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ही नहीं नॉर्मल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई फोर्स होगा ही नहीं, बचा सिर्फ वन आपका। वन के कारण क्या होगा, वन के कारण ही होगा कि आपका फ्लूइड आएगा लाइक दिस कमिंग। अब आपको लिखना है, ये देखिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है आपने, तो यहाँ पर आपका ये है v1 cos थीटा है, नेगेटिव है मतलब, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले तो, ये चूंकि एंट्री है तो माइनस आएगा, माइनस रो q1, और v1 चूंकि अपोजिट है, आपने इसको पॉजिटिव माना तो एक माइनस ही आता है, आंसर आएगा आपका रो q1 v1, मतलब माइनस माइनस पॉजिटिव, मतलब जो चूज की डायरेक्शन है वो सही है और हमने कॉमन सेंस से चूज करा था, अगर गलत चूज करते तो नेगेटिव आता, मतलब जैसे मान लो इसको अपोजिट चूज करते तो फिर यहाँ नेगेटिव ले लेते, तो आंसर ऑटोमेटिकली सही आता। अब अगर रो q1 cos थीटा इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, तो हमें फोर्सेस भी पता चल गए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं स्पेशल केस, थीटा इक्वल टू जीरो बोलूंगा आपको, तो एफ एन क्या होगा आपका, रो q1, मतलब अगर इस तरह से फ्लूइड आ रहा है,
इसको हम नीचे ले जाते हैं और अब इसका analysis by using Bernoulli। नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौली से डिराइव करेंगे। ये आपका केस कौन सा हो गया, स्पेशल केस, थीटा इक्वल टू 0, मतलब ये फ्लूइड आया और ये प्लेट जो है आपकी ये स्प्लिट ऐसे हो जाएगा। देख सकते हो थीटा 0 होगा तो प्लेट वर्टिकल हो जाएगी। ओके, और साइन थीटा आपका रेशियो भी पता चल जाएगा आपको। वी नो दैट रेशियो इज दिस, फोर्स की वैल्यू और रेशियो दोनों आ जाएगा। पहले रेशियो निकाल सो यू हैव थीटा ओवर हियर एज 0, तो इसका मतलब k इक्वल टू 1 आ गया। k इज Q2 अपॉन Q3, मतलब इक्वल टू 1 आया। दिस इंप्लाइज Q2 इक्वल टू, अब Q2 इक्वल टू Q3 है, मान लेते हैं इक्वल टू, लेट्स से Q1 इक्वल टू Q है। Q1 was equal to Q2 plus Q3, this is equal to Q, and they are equal, मतलब ये Q by 2 Q by 2। तो मतलब अगर यहाँ पर अगर आपको गेट में प्रॉब्लम पूछते हैं, ये वाला पूछते हैं Q आया, बहुत पूछते हैं सिविल मैकेनिकल, तो ये क्या हो जाएगा Q by 2 और ये हो जाएगा Q by इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्री के प्रॉब्लम। फोर्स क्या हो जाएगा, Fn इक्वल टू रो क्यू वी थीटा इज 1, रो क्यू वी द। बट यहाँ पर एक चीज ये थी कि प्लेट फिक्स किया। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल स्पेशल केस 2, this is the last part of this chapter। फ्लूइड एंट्री लिया with this, and let's say our plate is also moved, so let me introduce a parameter where plate is also, this is your plate and it is moving with velocity u, and jet is striking at velocity, so we have to determine the force on control, basically normal force, either on plate or on controller, equal and opposite। देखिए आप एक बात ध्यान से समझिएगा, इस बार हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लेट पे बैठ जाएंगे। क्यों प्लेट पे बैठूंगा मैं, उसका रीजन ये है कि जब फ्लूइड आ रहा है प्लेट के पास, अगर मैं यहां पर बैठ के देखूंगा इस प्रॉब्लम को और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करूंगा, तो ये सिस्टम यू से मूव कर रहा है, तो कभी यहाँ फ्लूइड होगा कभी यहाँ फ्लूइड नहीं होगा, तो ये स्टेडी स्टेट नहीं होगा। बट अगर मैं प्लेट पे बैठ जाऊंगा तो मुझे स्टेडी स्टेट दिखेगी। तो फ्रॉम प्लेट्स रेफरेंस फ्लो विल अपीयर टू बी स्टडी, और मैं स्टडी फ्लो के साथ क्यों एनालिसिस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट टर्म जीरो है। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा मेरा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी रो वी आर इंटू वी एफ। अभी रिलेटिव वाला टर्म काम आएगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ तो कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कुछ है। अब आप देख लीजिए, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, इस पे फोर्स किधर लगाना है आपको,
किधर लगेगा फोर्स, प्लेट पे किधर लगेगा, प्लेट पे फोर्स लगेगा, प्लेट पे नहीं सॉरी कंट्रोल पे। और याद रखें ये हमेशा इक्वेशन आपको कंट्रोल वॉल्यूम का फोर्स होती है, प्लेट का फोर्स नहीं देती, फोर्स ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। तो पानी पे लोग फोर्स लग रहा है यहाँ पर। किसे पॉजिटिव मानना है, आप किसे पॉजिटिव अगर मानेंगे तो भी ठीक है, आपकी इच्छा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आप किसे पॉजिटिव मानेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। देख लेते हैं, इसे पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हमने फोर्स इधर ही माना है तो ये पॉजिटिव है। इक्वल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ। सबसे पहले तो देख लो एंट्री एग्जिट है, एंट्री है तो माइनस आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ओपन हो गया, माइनस लगाते। ये वेलोसिटी कौन सी होगी, अब आप यहाँ बैठ के देख रहे हो तो ये वेलोसिटी v माइनस यू होगी। क्योंकि ये आगे की तरफ है तो यहाँ पर एक और माइनस साइन कि हम पीछे को पॉजिटिव। और ये वेलोसिटी हो गई, और ये डिस्चार्ज हो गया आपका रो इनटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होगा, अब ये v से आप पानी आ रहा है और प्लेट u से जा रही है, तो स्ट्राइक कितने पे होगा, v माइनस यू पर ही होगा। तो v माइनस यू होगा जो आपका, वो v माइनस यू होगा। और एरिया क्या होगा, लेट से ये जेट दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ जेट, ये एरिया ऑफ जेट आ जाए। your answer will be equal to rho area of jet v minus u का। ये बहुत फेमस फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको। एक असम्पशन है यहाँ पर बहुत सिंपल सा कि v जो होगा वो ग्रेटर देन, नहीं तो पानी स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। चलिए, तो एनी डाउट यू कैन आस्क। I'll share this PDF with you guys, ठीक है, मैं इसकी PDF आपको बना के भेज देता हूँ, whatever I have taught you today। Okay. Mhm. So this is our lecture of 22nd September। So send it to you management।